हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द नो योर यूनिवर्स। तो नो योर यूनिवर्स की सीरीज में एक बार आप सबका दोबारा से वेलकम करता हूं। और आज के नो योर यूनिवर्स के एपिसोड के अंदर हम जिस शख्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि मार्वल की एक कॉस्मिक बीइंग है जिसका नाम द वॉचर है। अब दी वॉचर जो है इस वक्त हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से भी हुआ है क्योंकि बहुत जल्द हम डिज्नी प्लस पे भी एक दो दिन के अंदर ही एक नया शो देखने वाले जो कि व्हाट इफ नाम से है। और उस पूरे के पूरे शो का जो होस्ट होने वाला है, जो हमें नारेट करके सारी की सारी अलग अलग डिफरेंट मल्टीवर्स की स्टोरी सुनाएगा, वो कोई और नहीं बल्कि द वॉचर ही होने वाला है। अब वॉचर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मार्वल के फ्यूचर सीरीज और प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अगर आप व्हाट इफ देखने से पहले वॉचर के ऊपर एक वीडियो देख लें जिसके ऊपर आपको उसकी पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री पता चल जाए, उसकी पावर्स पता चल जाए और उसकी जो रिलेटेड दूसरी चीज़ें वो सब आपको पता हो, तो आपको शायद ये शो देखने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो हमारा नो योर यूनिवर्स का एपिसोड होना चाहिए वो दी वॉचर के ऊपर ही होना चाहिए। इस तरह से हम अपने कॉमिक बुक की सीरीज को भी आगे कंटिन्यू रख पाएंगे और जो एमसीयू के अंदर इस वक्त इवेंट्स हो रहे हैं उनको भी समझाने में मुझे आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसी के साथ हमारा नो योर यूनिवर्स का जो लास्ट एपिसोड था वो कैंग द कॉन्करर के ऊपर था, क्योंकि इस वक्त एमसीयू के अंदर कैंग द कॉन्करर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीइंग मौजूद है जिसका आगे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नो योर यूनिवर्स के सारे एपिसोड्स के लिंक नीचे डाल दूंगा। आप चाहें तो इन सारे के सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज बनाने का मकसद बेसिकली हमारा ये था कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो भी मिस्ट्रीज हैं, जो भी कॉस्मिक एंटिटीज हैं या कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर अलग से वीडियो बना के डिस्कशन करें। और मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी जो है वीडियोस कवर कर चुका हूँ, जिसमें सेलेस्टियल्स हैं, इटर्नल्स हैं, फीनिक्स फोर्स है, बियॉन्डर्स है, मल्टीवर्स है, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और अल्टरनेट रियलिटी को बनाए हुए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए कि आखिरकार ये वॉचर है कौन। तो अगर हम सबसे पहले वॉचर की बात करें तो दरअसल बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि वॉचर वो एक शख्स को समझते हैं जिसको हम टीवी पे देख रहे होते हैं, हमने कॉमिक्स या स्क्रीन के ऊपर देखा है, जिसका नाम OR2 है, OR2 द वॉचर। लेकिन दरअसल वॉचर जो है वो सिर्फ एक बीइंग OR2 का नाम नहीं बल्कि इसकी पूरी की पूरी रेस का नाम है जिसको वॉचर्स कहा जाता है। और इसमें OR2 के जैसे दिखने वाले और भी लोग मौजूद हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो दिखने में बिल्कुल एक जैसा ही होता है तकरीबन, जिनके बड़े बड़े गंजे सर होते हैं और वो दूर से दिखने में एक अलग ही टाइप की बीइंग हमें लग रहे होते हैं। और इस पूरी की पूरी रेस को जो क्रिएट करा था किसी और ने नहीं बल्कि स्टैन ली सर और जैक कर्बी सर ने दोनों ने मिलकर करा था। और सबसे पहली बार कॉमिक्स के अंदर वॉचर के जिस मेंबर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो OR2 था और उसका जो डेब्यू हुआ था वो फैंटास्टिक फोर नंबर 13 के अंदर हुआ था, जो कि अप्रैल 1963 के अंदर जो है रिलीज की गई थी। और इसके बाद से हम OR2 द वॉचर को मार्वल कॉमिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमिक्स के अंदर देख चुके हैं। और उसकी अपनी खुद की एक सीरीज़ भी है मार्वल कॉमिक्स के अंदर व्हाट इफ के ही नाम से, जिसके अंदर हम ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी देखते हैं कि अगर एक चीज़ इस तरह से ना बल्कि इस तरह से हुई होती तो उससे पूरी की पूरी यूनिवर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता। और वो कॉमिक्स की कहानी अक्सर हमें जो है वॉचर ही अपनी जुबानी सुनाया करता है। और यही सेम चीज़ जो हम डिज्नी प्लस के अपकमिंग शो के अंदर भी देखने वाले हैं व्हाट इफ के अंदर, जहाँ पे वॉचर ही जो है हमें अपने अलग अलग सुपर हीरोज़ को जिनको हमने देखा है पूरे की पूरे MCU के अंदर, उनको एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दिखाने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। तो हमने बात कर ली इसके क्रिएशन की और फर्स्ट अपीयरेंस की। तो इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री यानी इसके ओरिजिन की बात करें तो वॉचर की जो रेस है माना जाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर के एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्पीसीज़ हैं। और यहाँ तक भी लोग मानते हैं कि मार्वल के अंदर जो सबसे पहली स्पीसीज़ थी जिन्होंने जन्म लिया था इस यूनिवर्स के अंदर, जिन्होंने आँख खोली थी, वो वॉचर्स की ही थी। और ये एक तरह से एल्डर ऑफ द यूनिवर्स भी आप कह सकते हैं इनको। वॉचर्स की सबसे खास बात ये थी कि इनके पास जो है ज़बरदस्त किस्म की इस यूनिवर्स की नॉलेज मौजूद थी हर एक एस्पेक्ट के अंदर। और जब इन लोगों के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज मौजूद थी तो इन्होंने इस बात का फैसला करा कि यूनिवर्स के अंदर उन प्लैनेट्स के ऊपर उन सिविलाइजेशंस के पास जाएंगे जिनके पास नॉलेज की कमी है और उनसे अपनी नॉलेज बांटेंगे। उनका जो मकसद था वो बहुत ज़्यादा नेक था और उन्होंने सोचा था कि जब नॉलेज पूरी यूनिवर्स में फैल जाएगी तो ये यूनिवर्स एक साथ तरक्की कर पाएगी और हर एक सिविलाइजेशन जो है वो अपने टॉप के ऊपर होगी। तो इस काम के लिए जो वॉचर जिसका नाम एक और था उसने 4 लोगों के साथ अपनी एक टीम बनाई और उसने जो है एक प्लेनेट को चूज़ करा और उस प्लेनेट का नाम प्रोसिक्लियस था। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ के लोगों को अपनी पूरी की पूरी नॉलेज देते हैं तो उसके ज़रिए वो एक ज़बरदस्त किस्म की एटॉमिक पावर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये होता है कि ये सारी की सारी एटॉमिक एनर्जी तो वो बना लेते हैं, एटॉमिक पावर बन जाते हैं, लेकिन वो एक दिन अपने ही पूरे के पूरे प्लेनेट को न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए बर्बाद कर देते हैं। और जब दोबारा वॉचर की रेस वहाँ पे लौट कर आती है तो वहाँ के जो कुछ बचे कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी गलती जो है वो वॉचर्स की है कि उन्होंने हमें वो टेक्नोलॉजी दी जिसके लिए हम तैयार नहीं थे और इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट बर्बाद हो गया। तो ये वो मोमेंट था जब वॉचर्स की पूरी रेस ने इस बात की कसम खा ली थी कि अब से वो यूनिवर्स के अंदर कुछ भी करेंगे लेकिन किसी भी मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। अब उनका सिर्फ इस यूनिवर्स के अंदर एक ही काम है कि वो हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, वो हर एक चीज़ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी इस कसम को नहीं तोड़ेंगे कि वो ह्यूमंस या किसी और बीइंग के साथ इंटरफियर्स करें या किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करें।
लेकिन ऑब्वियसली हम इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि वॉचर्स ने अपनी ये कसम खाई जरूर थी, लेकिन वो कभी भी इस कसम के ऊपर पूरी तरीके से खड़े नहीं रहे, क्योंकि हम जानते हैं द वाटू द वॉचर जो कि हमारा मेन वॉचर है, जिसके जरिए हमें सारी की सारी स्टोरीज पता चलती हैं, उसने कई बार हीरोज को जो इंटरफियर करने की कोशिश करी है, उनकी मदद करने की कोशिश करी है ताकि वो हमारी इस अर्थ को बचा सके। तो चलिए बात करते हैं वाटू द वॉचर के ऊपर, क्योंकि ये वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉचर है जो कि हमारे कॉमिक्स में भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ बहुत ज़्यादा, और डिज्नी प्लस की सीरीज के अंदर भी वाटू द वॉचर ही हमें नजर आने वाला है। तो वाटू द वॉचर बेसिकली उसी शख्स का बेटा है जिसने सबसे पहली बार इस बात का फैसला करा था कि उनको नॉलेज बांटनी चाहिए, जिसका भी हमने कुछ टाइम पहले जिक्र करा, जिसका नाम इकॉर था, और ये इकॉर का बेटा ही था। और इसने जो इस बात का फैसला करा कि ये जो है अर्थ के करीब अपना एक बेस बनाएगा और वहां से सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखेगा। और इसी तरह वो जो है वाटू द वॉचर वो अर्थ के मून के ऊपर जो उसका ब्लू एरिया होता है वहीं पे आके अपना एक बेस बनाता है और वहीं से अर्थ के ऊपर नजर रखता है। अब ब्लू एरिया ऑफ मून एक ऐसी जगह है जिसको बहुत सालों पहले जो है क्री और कोटाटी नाम की दो रेसेस ने मिलकर बनाया था, एक ऐसी जगह जहाँ पे चांद के ऊपर जो इंसान भी रह सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि क्री और कोटाटी ने ब्लू एरिया ऑफ मून कैसे बनाया था और कब बनाया था, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो इसके लिए आप जो है हमारी नो योर यूनिवर्स की क्री स्क्रल वार वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके अंदर इस बात को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो खैर यहीं से हमारा वाटू द वॉचर है वो अब अर्थ के ऊपर ही रहता है, उसका मेन बेस वहीं पे मौजूद है जहाँ पे वो रह के सारा का सारा अर्थ का डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, और वो सारा का सारा डेटा जो है अपने होम वर्ल्ड के अंदर भेजता है जहाँ पे वो एक कलेक्शन जमा करके रखते हैं हर एक चीज़ का। लेकिन वाटू द वॉचर जब हमारे सामने सबसे पहली बार फैंटास्टिक फोर के अंदर आया था तो वो एक वार्निंग के साथ आया था अर्थ की हीरोज फैंटास्टिक फोर के सामने, और वो बताता है कि किस तरह से गैलेक्टस जो है वो उनके प्लेनेट को खत्म करने के लिए आ रहा है, और वाटू द वॉचर ही फैंटास्टिक फोर की मदद करता है गैलेक्टस को हराने में अल्टीमेट नलीफायर के जरिए। तो देखा जाए तो यहाँ सबसे पहली बार जब वाटू द वॉचर आया था तो उसने अपनी उस कसम को तोड़ दिया था जो उसने खाई थी कि वो कभी भी इंटरफियर नहीं करेगा, और सबसे पहले ही बार में यानी कि जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ तो उसी में उसने अपनी कसम तोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वाटू द वॉचर ने छुप छुप के जो है अर्थ की सुपर हीरोज की काफ़ी बार मदद करने की कोशिश करी है, कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनमें मॉलिक्यूल मैन, गैलेक्टस, ओवरमाइंड, लीडर और इस तरह के दूसरे खतरे शामिल हैं। लेकिन वाटू द वॉचर को काफ़ी बार अपनी रेस से जो है बैनिश भी कर दिया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने जो है सुपर हीरोज की मदद करने की कोशिश करी है। और एक बार ड्रीमिंग सेलेस्टियल ने जब सारे के सारे लोगों का माइंड स्कैन कर रहा था इस यूनिवर्स के अंदर, तो उसने इस बात का पता लगा के बताया था कि वाटू द वॉचर ने तकरीबन जो है अपने स्पेक को तकरीबन 400 बार तोड़ दिया है और अलग अलग जगहों पर इंटरफियर करा है। और उसी सेलेस्टियल ने इस बात को भी रिवील करा था कि वॉचर जो है वो सेलेस्टियल्स की ठीक तरह सर्वेंट हैं फुलक्रम के, और फुलक्रम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिसको वन अबव ऑल भी माना जाता है। डिस्पाइट ये सारी की सारी कस्में और बैनिशमेंट के बाद भी वाटू द वॉचर हमेशा ही अर्थ के हीरोज के सामने आता रहता है और उनकी अक्सर मदद करता ही रहता है। अगर बात की जाए वाटू द वॉचर के अपीरियंसेस की, तो वाटू द वॉचर का अपीरियंस तभी होता है हमारे हीरोज के सामने, खासकर जब अर्थ के ऊपर एक कोई ऐसा इवेंट होने वाला हो जिसके जरिए बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होने वाला हीरोज की कम्युनिटी के ऊपर, या जिसके जरिए एक यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा असर पड़ सकता है। हमने वाटू द वॉचर को अलग अलग बड़े बड़े मार्वल कॉमिक के इवेंट्स में देखा है, खासकर अगर हम बात करें सिविल वॉर का इवेंट, जब सुपर हीरोज इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि स्टैमफोर्ड कनेक्टिकट के अंदर जो सारे के सारे बच्चे मर गए हैं, अब उसके ऊपर उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बेसिकली ये वो मूवमेंट था जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एक दूसरे के दुश्मन होने ही वाले थे, तो तभी इनके सामने आके वॉचर खड़ा हो गया था। तो हीरोज ये बात समझ चुके थे कि अब यूनिवर्स के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। इसी तरह जब स्क्रल जो है अर्थ के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की इन्वेजन कर देते हैं सीक्रेट इन्वेजन की मेन स्टोरी लाइन के अंदर, तो जब आखिरी फाइनल बैटल हो रही होती है स्क्रल्स और ह्यूमंस की भी, तो उस वक्त भी वाटू द वॉचर को हम देख सकते हैं आसमान के अंदर कि वो ह्यूमंस के सामने पेश हुआ होता है, और इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये जो बैटल होने वाली है अभी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसी तरह हमने वाटू द वॉचर के काफ़ी अपीरियंसेस को देखा है काफ़ी बार। जब रेड हल्क सबसे पहले रेड हल्क बना था और हल्क से मुकाबला करता था, तो तब भी हमने वाटू द वॉचर को देखा था, और ये पहली बार कॉमिक्स के अंदर हुआ था कि वाटू द वॉचर को किसी ह्यूमन बीइंग ने मारने की कोशिश करी, और रेड हल्क ने बेसिकली वाटू को यहाँ पे पंच करके उसको धूल चटा दी थी। और ये कॉमिक बुक हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी कैरेक्टर ने वाटू द वॉचर को देख पाया था इस तरीके से और उसके ऊपर उसको हिट करने की कोशिश करी, और उसमें वो कामयाब भी हुआ था। इसके बाद अगर हम वाटू की बात करें तो वाटू द वॉचर इसी तरह हमें अलग अलग इवेंट्स के अंदर नजर आता रहता है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रोल हमारे पास ओरिजिन सिन नाम की स्टोरी के अंदर आता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली निक फ्यूरी जो है वाटू की जान ले लेते हैं और उसकी आंखें उसके सर से निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली उसकी आंखों के अंदर वो सारी की सारी नॉलेज मौजूद होती है जो कि आज तक उसने देखा है, जो कि आज तक अर्थ के ऊपर हुआ है। और निक फ्यूरी नॉलेज के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और इस चक्कर में ये बहुत बड़ा सा क्राइम जो है कमिट कर देते हैं। लेकिन इन दी एंड यहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज इस बात का पता लगा लेते हैं कि इसके पीछे निक फ्यूरी मौजूद थे, और इसी तरह वाटू के जो दूसरे बहन भाई होते हैं, दूसरे वॉचर्स, वो निक फ्यूरी को एक बहुत ही बड़ा श्राप देते हैं, और वाटू की जो भी बॉडी बची कुची होती है, जो उसका एसेंस होता है, उसको निक फ्यूरी के साथ जोड़ देते हैं और उनको हमेशा के लिए चेन से बांध के अर्थ के मून के ऊपर बांध देते हैं। मतलब अब वाटू के जाने के बाद, क्योंकि अब कोई वॉचर नहीं था अर्थ को ऊपर नजर रखने वाला, तो बेसिकली वॉचर्स की रेस ने निक फ्यूरी को एक नया वॉचर बना दिया जंजीरों के अंदर, जिसको उन्होंने नाम दिया था द अनसीन।
और बेसिकली ये चीज़ जो है तकरीबन पिछले कहीं 8-10 साल से इसी तरह से चलते आ रही है कि वाटू द वॉचर मर चुका है और निक फ्यूरी ने उसकी जगह ली हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास एम्पायर नाम का एक इवेंट हुआ था कॉमिक बुक के अंदर, जो कि पिछले साल ही हुआ था, जिसके अंदर कोटाटी जो एक बहुत ही पुरानी रेस, ये वही रेस है जिसका मैंने अभी कुछ टाइम पहले जिक्र करा था, जिसने क्री के साथ वॉर करी थी काफ़ी सालों पहले, वो दोबारा से इमर्ज होकर आ जाती है और इतनी बहुत ही बड़ी पावर में आ जाती है और वो बेसिकली ज़बरदस्त किस्म का वेपन इस्तेमाल करती है। लेकिन जब अनसीन यानी कि निक फ्यूरी उस वेपन को छू के देखता है कि वो क्या चीज़ है, तो उनको पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी जो कि उन्होंने इस्तेमाल करी है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। इवन सेलेस्टियल्स और यहाँ तक कि वॉचर्स की अपनी रेस से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। और जैसे ही अनसीन उस वेपन को हाथ लगाते तो उसकी एनर्जी की वजह से निक फ्यूरी और वाटू दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह वाटू द वॉचर वापसी मार्वल कॉमिक्स के अंदर आ चुका है। और आते ही वाटू द वॉचर इस बात को कहता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी जंग होने वाली है। इससे हमें इशारा मिल रहा है कि मार्वल कॉमिक्स के फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, एक खतरनाक किस्म का इवेंट जो कि शायद इन्फिनिटी स्टोन्स के हवाले से ही हो सकता है। तो अभी ये फिलहाल अगर कॉमिक्स में बात की जाए तो अब दोबारा से जो है वाटू द वॉचर वापसी लौट कर आ चुका है और निक फ्यूरी को उसने आज़ाद कर दिया है। और जो कुछ भी पनिशमेंट निक फ्यूरी ने इतने टाइम में हासिल करी, उसके हिसाब से उनको अंदाजा हो चुका है कि वॉचर से पंगा लेना कोई हल्की बात नहीं है। तो ये तो बेसिकली हमारी जो है वॉचर की कॉमिक बुक की हिस्ट्री थी थोड़ी सी। अब तक जो भी कुछ वॉचर करता हुआ है इंपॉर्टेंट कॉमिक्स के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है कि वो किस तरह से काम करता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उसको किस तरह से किसी भी चीज़ के अंदर इंटरफियर नहीं करना है। लेकिन हम जानते हैं कि वॉचर जो अपनी कसम ये काफ़ी बार तोड़ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि डिज्नी प्लस शो के अंदर भी हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं, जहाँ पे शुरू के कुछ एपिसोड्स के अंदर दी वॉचर जो है हमें सारी की सारी कहानी सुना रहा होगा, लेकिन एक खतरनाक किस्म का जो बैटल है उसको रोकने के लिए वाटू द वॉचर इन हीरो से इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा और इनको एक साथ असेंबल करेगा एक खतरे के खिलाफ। अगर हम वॉचर्स की पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करें तो पता चलता है कि वॉचर्स जो हैं वो दरअसल एक तरह की कॉस्मिक बीइंग्स हैं। मतलब वो कभी भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट करके जा सकते हैं, वो अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, टाइम एंड स्पेस उनके लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो सबके परे हैं। स्पेस टाइम मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा हाई मेंटल पावर्स मौजूद है जिसके जरिए वो पूरी गैलेक्सीज को एक ही वक्त में स्कैन कर सकते हैं, वो एक ही वक्त में यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं और इस तरह की सारी पावर्स उनके पास मौजूद हैं जो कि एक कॉस्मिक बीइंग के पास होनी चाहिए। और वाटू द वॉचर एक ऐसी चीज़ बन के रह गया कि जब भी वो कॉमिक्स में हमारे सामने आता है तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब कॉमिक्स के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसके जरिए एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी वॉचर्स को एक सही तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। लेकिन हमने सबसे पहली बार जो वॉचर का इंट्रोडक्शन देखा था एमसीयू के अंदर, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर देखा था और वहाँ पे हमने 3 वॉचर्स को एक साथ देखा था। अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये वही वॉचर है जो कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर देखा था, या फिर ये वाटू द वॉचर जो है ये एक अलग वॉचर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। तो मैं अभी के लिए यही उम्मीद करता हूँ कि व्हाट इफ की जो सीरीज़ आ रही है उसके जरिए हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। कॉमिक्स के अंदर भी व्हाट इफ सीरीज़ को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उन स्टोरीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके जो कि कभी हमारी मेन टाइमलाइन के अंदर हुई ही नहीं है। और वो स्टोरीज अक्सर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं होती थी, राइटर्स के पास एक फ्रीडम होती थी कि वो जो चाहे इसमें लिख सकते हैं क्योंकि मेन यूनिवर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा उस स्टोरी से। तो अब हम बेसिकली डिज्नी प्लस के अंदर भी यही देखने वाले कि किस तरह से यहाँ की स्टोरीज जो है बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल के ऊपर होने वाली है जो कि हमने कभी एमसीयू के अंदर नहीं देखी। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो के जरिए वॉचर के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी, बहुत सारे फैक्ट्स पता चले होंगे और अब जो है आप व्हाट इफ सीरीज़ के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। सो गाइस, आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी वॉचर के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और डिज्नी प्लस सीरीज़ के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो सकें। सो गाइस, आई होप कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह का ऑसम कंटेंट अपलोड करते रहूं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ आपके पास अगर इस हवाले से कोई सवाल है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं उनके जवाब आपको वहाँ पे ज़रूर दूंगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं नो योर यूनिवर्स की एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।